चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म और ब्रीदिंग। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी एंड ई। उनमें से कुछ स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कुछ इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं और उनको फिर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ए में स्टेटमेंट दिया हुआ है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में ये दोनों के लिए नहीं आते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है। तो जो ए चॉइस है वो हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, बी चॉइस यहां दी हुई है, इंस्पायरेशन अकर व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, मींस वहां पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तभी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसमें आती है ना। तो ये जो है करेक्ट है स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड देन सी स्टेटमेंट है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिजल्ट्स। रिलैक्सेशन की यहां बात हो रही है, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द पल्मोनरी वॉल्यूम। हाँ, रिलैक्सेशन होता है जब डायफ्राम का वो अपने नॉर्मल डोम शेप में आ जाता है, एंड इंटरकोस्टल मसल जो फूल के इंस्पायरेशन के टाइम पे वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो जो लंग है उसका भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वो दोबारा रिलैक्स हो जाते हैं तो उसका वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये जो चॉइस है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बी चॉइस है, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है, इट डिक्रीज द pulmonary an increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure। intrapulmonary pressure जो है वो atmospheric pressure से जब कम होता है तब pulmonary volume decrease होता है। बिल्कुल ठीक बात है, जब intrapulmonary pressure कम होता है atmospheric pressure से, है ना, तभी तो क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन, और वो हाई कब होता है, जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, है ना। बाहर का ज्यादा होता है, अंदर का कम होता है, और हम इनहेल कर रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को। तो जब एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम का जो इंक्रीज है वो डिक्रीज करेगा किसको, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो जब कम हो जाएगा, कम करता है, क्योंकि उसका जो है पल्मोनरी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, तो जो वहां पर गैस होंगी उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, है ना। तो ये डी जो स्टेटमेंट है वो भी अपने आप में बिल्कुल सही है। ई स्टेटमेंट है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग इवन आफ्टर ए फोर्सेबल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एक्सपायरेशन कैपेसिटी। नहीं, जो रह जाती है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो वो होती है जिसको हम फोर्सफुली निकालते हैं, है ना, फोर्सफुली निकालते हैं, जैसे कि उसे बोलते हैं हम ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं उसको। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग, वो उसमें नहीं रहती, वो रिजर्व वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो फर्स्ट में क्या क्या आना चाहिए था, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV अगर होता तो उसे हम वाइटल कैपेसिटी कह सकते थे, लेकिन ERV यहां से मिसिंग है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ई स्टेटमेंट में रिमेन्स जो रह जाता है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, फोर्सेबली जो एक्सपायर करते हैं उसको ERV कहते हैं, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए ई स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो हम देख लेते हैं कि बी सी और डी किस स्टेटमेंट में आ रहा है। यस, बी सी और डी सेकंड स्टेटमेंट में आ रहा है, सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ ऑर्गन्स के नाम दिए हुए हैं, उनको लिस्ट 2 से मैच करना है, लाइक ट्रैकिया, पल्मोनरी सैक, ब्रैंकियो ऑस्टिगल लंग्स, रेस्पिरेटरी साइफोन। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट 2 में पिला, मॉस्किटो लार्वा, स्पाइडर एंड क्रैब। तो जो ट्रैकिया हैं वो किस में पाए जाते हैं, हमें पता है कि ट्रैकिया किस में पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। तो ए का जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड के साथ, यहां मैं थर्ड लिख देती हूं। अब जो हमारा पल्मोनरी सैक है
पल्मोनरी सैक किस में पाया जाता है? पिला में पाया जाता है। ये आपको जब लिटरेचर पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था। ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं और ये कभी कभी पूछे जाते हैं। अब ब्रेंकियोस्टेजल लंग्स जो हैं वो किस में पाए जाते हैं? ये क्रैब में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ फोर्थ वन आएगा। एंड जो हमारा लास्ट बच गया है रेस्पिरेटरी साइफोन, ये आएगा मॉस्किटो लार्वा के साथ। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस कि किस में किस तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये आपको याद करने हैं और उसी तरीके से आपको इसकी फिर मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन 314 क्वेश्चन आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट इन्होंने दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 ये रहा और स्टेटमेंट 2 ये रहा। ठीक है, और ये कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो देख पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट is the ratio of volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed. Yes, this is 100% correct. Respiratory quotient क्या होता है? जितना ये है CO2 और O2 का वो रेशियो, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट यहां लिख देती हूं मैं। CO2 और O2 का वो रेशियो है जितना वॉल्यूम हम CO2 निकालते हैं तो जितना जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करती है हमारी बॉडी, उसका जो रेशियो होता है उसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व टू द वॉल्यूम, ये अपोजिट लिखा हुआ है, ये गलत है। कंज्यूम पहले नहीं होगा, जितना हम निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ये होएगा। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नहीं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। नहीं, ये भी नहीं आएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड वन इज अवर द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नहीं, ये नहीं है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ और विद रेस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कहाँ कहाँ एयर जाती है उसको आप अरेंज करिए। यहाँ पर 5 अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग स्टेप्स दिए हुए हैं। लाइक ए में दिया हुआ है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एयर इज ड्रॉन इन, एयर अंदर ली जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज रिलीज्ड आउट। ये स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहला स्टेप ये ही होता है ना। तो मैं यहां पर लिख दूं 1। बी है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू होता है, लेकिन डायरेक्टली ब्रीदिंग के बाद तो नहीं होता है ना। तो अभी ये सेकंड स्टेप तो नहीं है। देखते हैं अगला सेंटेंस क्या लिखा है। यहां लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन पहले उसको वहां तक अभी जाने देते हैं। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्व्यूलाई मेम्ब्रेन। यस, पहले क्या हुआ? ब्रीदिंग से हमने पल्मोनरी जो हमारी वेसिकल है और उसकी प्राइमरी जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है यानी कि एल्व्यूलाई, वहां पर तो ऑक्सीजन आने दीजिए, वहां पर डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद ब्लड में जाएगी, है ना। उसके बाद ये जो है ब्लड में जाएगी। तो ब्लड क्या जाएगा? जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करेगा टिश्यू की तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा, उसको वहां पर छोड़ा जाएगा। तो थर्ड स्टेप हमारा सी आ जाएगा यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ठीक है, तो पहले ब्रीदिंग हुई और पल्मोनरी वेंटिलेशन हुआ, जिससे एयरली अंदर, एयर का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन, मेनली ऑक्सीजन रिच एयर ली और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है रिलीज आउट कर दी। फिर वो जो ऑक्सीजन थी वो डिफ्यूज हुई और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज हुई अक्रॉस एल्व्यूलर मेम्ब्रेन। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ठीक है, इसके बाद क्या है? फोर्थ चॉइस और पढ़ लेते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यूटिलाइजेशन तो सबसे एंड में होगा, है ना, सबसे एंड में होगा। तो ये तो 1 2 3 4 ये तो 5th स्टेप हो गया। ठीक है, ये तो हमें समझ में ही आ रहा है। फिर खैर
यहाँ थे कि ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, है ना। पहले ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर टिश्यू को वो देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरमेंट है, हाई है, उसका पार्शियल प्रेशर हाई टू लो जाएगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा। और यहाँ पर जो एयर आई है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो वो भी हाई टू लो जाएगा, यानी कि फ्रेश एयर से टिश्यू में जाएगा, ब्लड से टिश्यू में जाएगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट ये आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं ये सीक्वेंस कहाँ पर मिल रहा है, जिसमें ए सबसे पहले हो, ए 3 चॉइसेस में पहले है। चलिए उसके बाद देखते हैं, फिर डी पहले हो, तो डी है 4th चॉइस में पहले, उसके बाद सी होना चाहिए, यहीं पर है, उसके बाद बी होना चाहिए, यहाँ पर ही है, और उसके बाद ई होना चाहिए। तो 4th वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज 1। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 होगा जब कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, और fats are used as a respiratory substance, protein are used as a respiratory substance, और amino acid are used as a respiratory substance। तो respiratory quotient 1 हमेशा तब होता है जब कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च एज अ सबस्ट्रेट यूज होता है। तो उसमें क्या है, अमाउंट और या वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन, कितना हम उसे कंज्यूम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। ये भी कुछ वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। डिफ्यूजन ऑफ, ये नीट 2023 में आया है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन पहले ले तो लें ऑक्सीजन को। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय ब्लड, पल्मोनरी वेट, ये तो सेम क्वेश्चन मॉडिफाई करके नीट में आया है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारा डी हो गया, है ना, पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज रिलीज्ड आउट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन होगा एल्वुलाई मेम्ब्रेन पर, है ना, दोनों गैसेस का। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर। इसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ठीक है, तीसरा, उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। 4th, और इसके बाद यूटिलाइजेशन होगा ऑक्सीजन का बाय द सेल फॉर डिफरेंट कैटाबोलिक एक्टिविटी, और उसके रिजल्ट में ही क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ये हो जाएगा 5th। तो यहां पर आएगा सबसे पहले डी, ए, सी, बी, ई। डी ये फर्स्ट चॉइस में ही है, डी, ए, सी, बी, ई। फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ लंग, किसी भी लंग की वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। किसी भी लंग की वाइटल कैपेसिटी होती है कि वो फोर्सफुली कितना इनहेल कर पा रही है या इंस्पायर कर पा रही है एयर, और फोर्सफुली कितना निकाल पा रही है, प्लस टाइडल वॉल्यूम। इन तीनों को जब क्लब करते हैं तो वो वाइटल कैपेसिटी में आता है। ठीक है, तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमेशा ही रहेगा उसके अंदर, वो ना निकलेगा और ना बाहर आएगा, है ना। तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा वहां रहेगा ही, चाहे हम कितना भी फोर्सफुली इंस्पायर कर लें या फिर एक्सेल कर लें अपनी एयर को। तो यहाँ पर जो है थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर, IRV प्लस ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम। ये जो है हमारी उसकी लंग की वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज pneumotaxic center that alter respiration rate by reducing the duration of inspiration। ये मैंने आपको बताया था, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब हमने थ्योरी पढ़ी थी कि ये कहाँ पाया जाता है। बहुत अच्छे से देखिए, 4 चॉइस दी हुई हैं, सेरिब्रम, मेड्यूला, पोन्स, थैलेमस। आपको पता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स में पाया जाता है, जो क्या करता है, रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन को या रेस्पिरेशन रेट को चेंज कर सकने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये कैसे चेंज कर सकता है, रेस्पिरेशन रेट, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को चेंज करके, उसको रिड्यूस करके। ये प्रेजेंट होता है पोन्स में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज पोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी फिर से पूछी गई है यहाँ पर
इट इंक्लूड ERV, TV एंड IRV। ये बिल्कुल सही है, ये तीनों चीजें। टाइडल वॉल्यूम, मैक्सिमम फोर्सफुली एक्सपायर, मैक्सिमम फोर्सफुली इंस्पायर, तीनों को मिला देते हैं तब हमारी वाइटल कैपेसिटी आती है। ये आंसर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरा है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नहीं, ये नहीं होगा। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद वाला टोटल लिया जा रहा है, वो नहीं होता है, ये गलत है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायर। यस, फोर्सफुली जब हमने निकाला उसके बाद जो मैक्सिमम ले रहा है वो उसको कहेंगे, बिल्कुल सही है। तो जो सी वॉल्यूम, सी स्टेटमेंट है वो दैट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। डी है इट इंक्लूड ERV, रिजर्व वॉल्यूम, IRV नहीं। रिजर्व वॉल्यूम का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो हम नॉर्मली निकालते ही नहीं है, वो तो लंग्स के अंदर रहती ही रहती है, तो ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, ये गलत आंसर हो गया। ये भी गलत आंसर मीन्स स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है। ई और देख लेते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन। यस, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, मैक्सिमम फोर्सफुली कितना वो ब्रीथ आउट करता है किसके बाद, जब वो ब्रीथ इन कर लेता है फोर्सफुली मैक्सिमम, है ना। तो उसमें तीनों ही चीजें आ रही हैं, ERV, TV एंड IRV। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी अपने आप में सही स्टेटमेंट है। तो A, C एंड E, A, C, यहाँ D है, A, C एंड E जहां पर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो आंसर वुड बी आंसर नंबर 4। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस in human being, every 100 ml of oxygenated blood can deliver how many ml of oxygen to the tissue। ये आपको बताया गया था, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। 5 ml, 100 ml में से कितना वो ट्रांसपोर्ट करता है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ठीक है, चलिए। और जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वो 15 ml हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है, ब्रोंकाई तक, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई तक है कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद जो एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई की जो ब्रांचेस हो गई प्राइमरी सेकेंडरी, वो सब जो है वो क्या है, वो यूजफुल होती हैं। यहाँ पर केवल कंडक्शन होता है, तो वो कह रहे हैं कि इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। चलो देखते हैं। इट क्लियर इनहेल एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। यस, ये जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, पैथोजेंस हैं, उन सब से क्लियर करती है, ये तो इसका काम है। यहाँ पे पूछा है नॉट द फंक्शन, तो ये तो है। इट ऑल्सो इनहेल क्या करती है, इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन और क्या है, इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफायर, उसे थोड़ा सा ह्यूमिडिफायर करती है, थोड़ा सा उसमें वेपर्स या मॉइस्चर कंटेंट ऐड करता है कंडक्टिंग पार्ट, ये भी इसका काम है। तीसरा, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, ये भी इसका काम है। तो ये तीनों तो इसके काम है। और ये नीट UG 2022 में पूछा गया है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका काम नहीं है, ये एल्वेओलाई का काम है। तो हमारा जो इज नॉट द फंक्शन, सो दिस इज नॉट द फंक्शन। बाकी तीनों उसके फंक्शन है कंडक्टिंग पार्ट्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन में दिया हुआ है, अ पर्सन गोज टू हाई अल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस ऑल्टीट्यूड सिकनेस। जब हम कोई भी व्यक्ति अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएगा तो उसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, यानी कि उसकी क्या सिम्टम्स हैं, लाइक उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, उसकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी, यानी कि हार्ट पाल्पिटेशन, घबराहट होगी, नोजिया हो जाएगा, उल्टी भी हो जाएगी, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। यस, दिस इज द करेक्ट रीजन। यही कारण है क्योंकि वहां पर जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वहां ऑक्सीजन की भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन हम ले नहीं पा, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है हम उतनी ले नहीं पा रहे हैं, हमारी बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, हम तेजी से सांस ले रहे हैं, RBCs को ज्यादा तेजी से रन करना पड़ रहा है ताकि पूरी बॉडी पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के वो सेल्स को ऑक्सीजन दे पाए, लेकिन वो उतनी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पा रहा है ना। तो इसलिए हार्ट पाल्पिटेशन भी बढ़ रही है क्योंकि वो तेजी से घूम रहा है ब्लड, और
हम ऑक्सीजन उतना मिल नहीं रही है, तो हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई पूरी करने के लिए ब्रीदिंग तेजी तेजी से करते हैं, जिसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इसमें लिखा है इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। तो मेरे हिसाब से बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Yes, A is the correct answer. यहाँ पर लिखा है both A and R are true, but R is not the correct explanation. मेरे हिसाब से R जो है उसका correct explanation है। यहाँ पर लिखा है एक true है एक false है, नहीं, दोनों ही statement true हैं, तो 3 and 4 दोनों ही गलत हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कब बनेगा, मींस ऑक्सीजन कब हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी। ऑक्सीजन तब हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई हो, है ना, तभी तो बाइंड करेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो, लेस हाइड्रोजन आयन हो और टेम्परेचर भी लेस हो। ठीक है, तभी जो है क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होगी। तो जो आंसर है वो हमारा ये होगा, हाई ऑक्सीजन, लो हाइड्रोजन आयन, लो टेम्परेचर एंड लो पीसीओ। हमारा क्वेश्चन जो आंसर है ये आपको बताया था जब लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, तब आपको बताया था कब उससे बाइंडिंग होगी और कब उससे डिसोशिएट होगी। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट। बी चॉइस में दिया हुआ है लो PO2, वो तो गलत हो गया। यहाँ पर दिया है हाई, दोनों चीजें हाई नहीं हो सकती कि PO2 भी हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। और हाई टेम्परेचर तो होगा ही नहीं, लो टेम्परेचर होगा तभी आएगा। हाई टेम्परेचर तो हमारी बॉडी का होगा और लो में तो बाइंडिंग होगी ही नहीं, हाई में होगी तभी तो बाइंडिंग होगी और कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट होगा और वो फ्री हो जाएगा और ये बाइंडिंग होगी। तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वुलाई लेवल, यानी कि साइट ऑफ डिफ्यूजन के लेवल पर हमारा जो एल्वुलाई है लंग्स का, उस स्टेज पर पार्शियल प्रेशर कितना होता है। तो आपको वो जो टेबल है वो याद होगी, वहां पर एल्वुलाई लेवल पर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो PO2 का 104 होता है और PCO2 का 40 होता है एल्वुलाई लेवल पर, है ना। तो यहाँ पर 104 और 40 दिया हुआ है, यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है 40 एंड 45। तो ये तो यहाँ पर टिश्यू और ब्लड की बात हो रही है, यहाँ पर अपोजिट करके टिश्यू एंड ब्लड की बात कर दी, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात कर दी। एटमॉस्फेयर की बात नहीं है, यहाँ पे एल्वुलाई लेवल की बात है। तो हमारा जो आंसर नंबर 1 है दैट इज द करेक्ट आंसर, PO2 104 एंड PCO2 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफियर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। हाँ, तो ये तो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा, तो वो इंटरफियर करेगा, वो खुद बाइंड कर जाएगा, तो इंटरफियर तो वो करता है। हाई हाइड्रोजन आयन इन एल्वुलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Higher hydrogen ion concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. No, higher नहीं, lower, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ये दिस इज अच्छा रॉन्ग स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना है, तो यही रॉन्ग है। यहाँ पर लोअर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जितना ज्यादा हायर होगा वहां पर उतना ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पर लो होगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलिए खैर थर्ड चॉइस भी देख लेते हैं। लो PCO2 इन एल्वुलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं, ये भी गलत है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल बाइंडिंग जो हीमोग्लोबिन की है वो पार्शियल प्रेशर पर ही डिपेंड करती है। और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि जो एल्वुलाई है उसमें ऑक्सीजन का जो PO2 होगा वो ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा कम, तभी फेवरेबल कंडीशंस बनेंगी उसकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। जो स्टेटमेंट ठीक नहीं है दैट इज चॉइस नंबर 2, हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वुलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
CB जिसे कहते हैं, विच साइज इन डायमीटर ऑफ अ पार्टिकुलेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटर हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। किस साइज से बड़े साइज को हम ये कह सकते हैं कि वो भाई अगर सांस के अंदर जाता है तो लंग्स को इफेक्ट करेगा, और लंग्स के जो अस्थमेटिक और तरह तरह की जो मैंने आपको बताई थी डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, वो हो जाएगी। तो जो CB है, इसने ये जो मानक रखा था उसके हिसाब से 2.5 माइक्रोन का जो साइज है वो रेस्पॉन्सिबल होता है एज वी कैन से कि पॉल्यूटेंट की फॉर्म में हम उसे करेंगे कि डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा हो गए हैं और उससे फिर किसी को भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के टाइम पर क्या होगा? पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। तो आपको पता है कि जब इंस्पायर हम करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो फ्लैट हो जाता है, डोम शेप से फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है? ये जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो अपवर्ड और आउटवर्ड जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फैल जाती हैं, जिससे कि लंग्स का भी साइज बढ़ जाता है ना। और जितना लंग्स का साइज बढ़ता है उतना ज्यादा वो एयर उस टाइम पर ले पाती है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, ये भी गलत है। तो फर्स्ट जो 2 हैं वो इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे जो चॉइस नंबर 4 है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी TLC इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. This include forced inspiration में क्या होएगा? forced inspiration में जो टोटल लंग कैपेसिटी की बात हो रही है, तो टोटल लंग कैपेसिटी में हमारा क्या आएगा? एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो वहां रहता ही है, इसके अलावा हमारा जो हम फोर्सफुली इंस्पायर करें, जो हमारा टाइडल वॉल्यूम हो, और जो हमारा हम फोर्सफुली एक्सपायर करें, तीनों, यानी इस तीनों के साथ अगर हम रिजर्व जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उनको अगर ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। तो देख लेते हैं ये चारों किस में दिया हुआ है। ये चारों दिया हुआ है चॉइस नंबर 4 में, तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दूसरा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। यस, ये सही है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है कम होता है, बाहर का ज्यादा होता है, तभी ऑक्सीजन हाई प्रेशर से बाहर वाले एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, अंदर की तरफ आती है। ठीक है, थर्ड चॉइस देखते हैं। इंस्पायरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। एंड फोर्थ वन, एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। नहीं, दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। The maximum volume, question number 21, the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration is called, maximum volume कितना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं, है ना, जिसमें टाइटल वॉल्यूम प्लस हमारा टोटल इंस्पायर IVR दोनों इंक्लूड होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Tidal volume and expiratory reserve volume. Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if residual volume is 1200? तो tidal volume and expiratory reserve volume इतना है। हमसे पूछा गया है expiratory capacity क्या होगी? कैपेसिटी होगी tidal volume प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब 1000 प्लस 500, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? ऑक्यूपेशनली डिसऑर्डर जो होती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बॉटुलिज्म नहीं, ये माइक्रोब्स से होती है। सिलिकोसिस, एंथ्राइकस, एनसेफेसीमा, ये तो स्मोकिंग से होती है। लेकिन ऑक्यूपेशनल यानी आपके काम से रिलेटेड ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे कि आपके चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा हैं,
तो जब लोग सीमेंट सिलिकॉन से रिलेटेड किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे ज़्यादा होते हैं, तो उससे रिलेटेड उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है और उसे सिलिकोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज आंसर नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा रेस्पेक्टिवली? अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में जो हमारा जो कंडक्टिंग वाला वो है एरिया, ब्रोंकाइटिस वाला, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है ना। और उसमें क्या होता है? एनसेफेसीमा में उसमें डिक्रीज होता है हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, lungs are made up of air-filled sacs. The alveoli, they do not collapse even after forcefully expiration because. कोलैप्स क्यों नहीं होंगे? कोलैप्स इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उसके अंदर भी फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद भी हमारी जो लंग्स हैं उसके अंदर कुछ अमाउंट में एयर रहती है, जिसे क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी नहीं है, टाइटल वॉल्यूम ये भी नहीं है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हम निकाल देते हैं, तो वहां पर कोलैप्स क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। दैट इज आंसर नंबर 1। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ यू हैव स्टिल क्वेरी यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।